Hi guys. Hi, hello. This is Nikhil and सबसे पहले वेलकम टू सीए इंटर। आ गए हो कि अभी भी लग रहा है कि नहीं आए हो? सर आ तो गए हैं पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। यस, सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस फॉर ए वंडरफुल जर्नी एंड आई एम सीए निखिल Gokru. I will be teaching you two main subjects in CA Inter. First one is cost accounting. That is, I think approximately पता होगा, आप लोगों ने कुछ इंक्वायरी करके आए हो क्या? कितने नंबर का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग? अगर आपने नाम सुना होगा तो 100. एंड देर इज वन मोर सब्जेक्ट दैट आई विल बी टीचिंग. इट्स GST. कितने नंबर का सब्जेक्ट है? 50. So I will be teaching you 150 marks out of 600. मतलब अगर अपन मैथमेटिकली देखें, मैथ्स थोड़ी बहुत याद हो तो 25% होता है, तो 25% सिलेबस में ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। मतलब आप पूरे इंटर के टाइम में 25% मुझे ही झेलोगे, या मैं बोल सकता हूँ मुझे आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है। सो हम लोग चालू करते हैं। जस्ट गिव मी ए सेकंड, एक कनेक्टर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल बी स्टार्टिंग विद आवर सिलेबस। और अब हम समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है हमारा डेस्टिनेशन क्या है, और हमें ये भी पता है कि हमसे कुछ बच्चे आगे निकल चुके हैं। जिन लोगों ने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लिया था वो हमसे कुछ दिन आगे हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि इस बार रिजल्ट भी फटाफट आ गया और इस बार उनको टाइम भी कम मिला, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे दिन आगे ही हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए ऑफ कोर्स हमको थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करनी है, और फालतू की बकर 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 ना ही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जस्ट गिव मी ए सेकेंड में मेरा सेटअप पूरा कंप्लीट कर दूं और फिर हम फाइनली हमारे डिस्कशन पे आ जाएंगे। सबको दिख रहा है बराबर? यस। ओके गाइस, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बना देता हूँ एक नया शीट और हम फिर एक एक करके डिस्कशन चालू करते हैं। ये लीजिए साहब। तो चले, पॉइंट कहाँ से आता है हमारा? हमारा सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले। सो आई विल बी टीचिंग यू टू सब्जेक्ट। द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी बोलते हैं उसको। और दूसरा सब्जेक्ट है GST। इस पे 100 नंबर का दाव है और इस पे 50 मार्क्स का पूरा हमको वेटेज देना है। ठीक है। मैं अपनी किस्मत अच्छी मान लूं, मैं वही मानूंगा कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं दो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा हूं जो दोनों स्कोरिंग है। कॉस्ट इतना जबरदस्त स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर मैं आपको पिछले 5 अटेम्प्ट का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो हमारे यहाँ से लास्ट अटेम्प्ट को छोड़ दें, क्योंकि उसमें बच्चों के एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, फिर भी मार्क्स उतने नहीं आए, पर हाईएस्ट मार्क्स है 89 लास्ट अटेम्प्ट में। कम है बहुत। उसका पिछला अटेम्प्ट मई 2023, 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। November 2023, 99 marks out of November 2022, 99 marks out of 100. May 2022, 100 out of 100. November 2021, December 2021 एग्जाम थी, 12 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 95 मार्क्स। मोर देन 95 मार्क्स 12 बच्चों को। 90 सॉरी, मोर देन 90 मार्क्स 12 बच्चों को। 95, 93, 92, 94। ये 11 12 नहीं, सीए इंटर के सब्जेक्ट के मार्क्स बता रहा हूं मैं आपको। 95, 97, 100 आउट ऑफ 100। आप सोच सकते हो सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है, और ये सब हमारे यहाँ के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया के टॉप हाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑफकोर्स 100 आउट ऑफ 100 तो इंडिया का ही हाई हो गया। इवन 99 आउट ऑफ 100 वॉज इंडिया हाईएस्ट इन नवंबर 2022। सो पॉइंट इज कि स्कोर बहुत जबरदस्त होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। इस बार 89 थे। बच्चों ने बोला सर हमने 100 का पूरा किया था, हमें नहीं पता क्यों 89 आए। नहीं पता उनको कैसे 89 आए। बोले से हमारी गलती है ही नहीं, फिर भी 89 आ गए, क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स और कॉस्ट में इस बार थोड़े मार्क्स कम दिए थे। पर नॉर्मली बाकी पिछले कितने ही अटेम्प्ट का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लोगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके।
सर कौन से ग्रुप में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग आता है ग्रुप 2 में और जीएसटी आता है ग्रुप 1 में। आप मुझे बताओ, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे नहीं हम सिर्फ ग्रुप 1 करेंगे, ग्रुप 2 पे नहीं जाना है। मैं आपको इस बार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। ये जो लास्ट रिजल्ट था, इस रिजल्ट में जिन लोगों ने सिर्फ एक ग्रुप दिया था वो फेल हो गए हैं, और वो लोग ज़्यादा पास हुए जिन्होंने बोथ ग्रुप दिए थे। इस बार बोथ ग्रुप्स का पास आउट रेशियो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप 1। एंड यू नो व्हाई? बच्चा ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट के भरोसे स्कोर करता था, अकाउंट्स और कॉस्ट दोनों में। इस बार उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा के मार्क्स कम कर दिए, तो बच्चा ग्रुप 1 नहीं निकाल पाया, और बच्चों को ग्रुप 2 में भर भर के मार्क्स मिले थे, और उसका सेट ऑफ उनको ग्रुप 1 में नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने एक ही ग्रुप दिया था। पहली चीज। दूसरा, सिलेबस कम है, आपको पता है। अब आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 8 की 6 बेटा, आप अगर ग्रुप 1 पे ही जाओगे और आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट अगले 9 महीने पढ़ोगे तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप सी इंटर में आ गए हो। आपको लगेगा तो सीए फाउंडेशन जैसे ही है, क्योंकि 4 घंटे कोचिंग आओगे, 5 घंटे कोचिंग आओगे, घर पे जाके 2 घंटे होमवर्क करोगे, 24 में से 7 आवर्स 6 आवर्स की टोटल पढ़ाई करोगे, बाकी 16-18 घंटे करोगे क्या? सो भी लोगे 8 घंटे, तो बाकी 8 घंटे क्या करोगे? बेटा, ग्रुप 1 पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपके पास जो टाइम है आप उसको वेस्ट कर रहे हो। आप बाकी सबसे 6 महीने पीछे भी रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 9 महीने मिल रहे हैं, बाद में 3 सब्जेक्ट के लिए 4-5 महीने ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम देने के बाद एकदम से तो पढ़ने बैठ नहीं जाओगे। आप फिर कोचिंग ज्वाइन करोगे, वहाँ 4-4.5 महीने में आपको ग्रुप 2 करना पड़ेगा, और यहाँ आप 9 महीने में ग्रुप 1 कर रहे हो। तो इट डजंट मेक एनी सेंस, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये सोच के बैठा हो कि नहीं मुझे सिर्फ अभी 3 ही सब्जेक्ट करने हैं। 3 सब्जेक्ट तो बेटा 8 घंटे 10 घंटे करेगा क्या घर बैठ के? 3 घंटे 4 घंटे क्लास लगेगी, 2 घंटे का होमवर्क कर लेगा, 24 में से बाकी टाइम करेगा क्या? इसीलिए प्लीज ग्रुप 1 पे जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के जाना, बोथ ग्रुप ही प्रेफर करना, क्योंकि सेकंड ग्रुप में भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आ गए हैं। पहले ऐसा होता था कि ग्रुप 1 में ही होते थे अकाउंट्स कॉस्ट सारे, तो स्कोरिंग थोड़ा ज्यादा ग्रुप 1 होता था। अभी अकाउंट्स ग्रुप 1 में है और कॉस्ट ग्रुप 2 में, दोनों में एक एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें यू कैन टारगेट फॉर मोर देन 90। और अगर आप 90 के ऊपर का टारगेट कर रहे हो तो वो आपको ग्रुप पूरा पास करा देगा एक सब्जेक्ट। तो मेरे हिसाब से ग्रुप 2 वाले शायद ही कोई बच्चे हो तो ही मैं बोलूंगा प्लीज कंफ्यूजन को दूर कर देना, बोथ ग्रुप देना ही प्रेफरेबल है। अब एक ग्रुप पे मत जाइए, आप आर्टिकलशिप भी चालू नहीं कर पाओगे, आपका फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा, आपका सीए लेट हो जाएगा, आपको बोथ ग्रुप का सेट ऑफ का फायदा भी नहीं मिलेगा, और आप बैठे बैठे टाइम बर्बाद कर लोगे। अल्टीमेटली आप रहोगे तो वहीं पे जैसे ग्रुप 2 बोथ ग्रुप वाले रहेंगे। बोथ ग्रुप वाले भी उतने ही दिन पहले पढ़ना चालू करेंगे जितने दिन पहले आप पढ़ना चालू करेंगे, वो भी उतना ही पढ़ेंगे जितना आप पढ़ेंगे, बस आप ढीले रह जाओगे, वो थोड़ा एक्टिवली पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय रहेगा, उनके पास कम रहेगा, तो आप बर्बाद ज़्यादा करोगे समय। तो प्लीज़ एक ग्रुप पे स्विच करने की गलती मत कीजिएगा। वन मोर थिंग सर, अब हम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें? हमारे पास में 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जीएसटी। अब मैं जीएसटी की बात तो मैंने की नहीं, टैक्स। बोलते ना कि हर ग्रुप में एक डेंजरस सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 का जो डेंजरस सब्जेक्ट है ना वो है टैक्स, क्योंकि वो अपने आप में इतना जायंट है कि उसमें 50 नंबर का तो इनकम टैक्स है और 50 नंबर का जीएसटी, और सबसे ज्यादा बच्चे फेल ही टैक्स में होते हैं। क्यों भैया, क्यों सबसे ज्यादा बच्चे टैक्स में फेल होते हैं? क्योंकि इसका जो मैंने इतने सालों से साइकोलॉजी समझी वो ये है, पेपर बनाते हैं सीए लोग, और सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज किस में होती है सीए की? टैक्स में। तो अपनी सारी एक्सपर्टीज आदमी कौन से पेपर में लगा देता है? टैक्स में। कॉस्ट का पेपर उतना डिफिकल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि कॉस्ट इज मोर लाइक ए फैक्ट्री मैनेजमेंट। अब चार्ट अकाउंटेंट फैक्ट्री मैनेजमेंट में जो है वो नंबर ऑफ चार्ट अकाउंटेंट इतने ज्यादा नहीं है, लोग फैक्ट्री मैनेज कर रहे हैं, और वो लोग ये पेपर का काम नहीं करते। पेपर का काम करता है प्रैक्टिसिंग सीए, जो प्रैक्टिस कर रहा है, ऑफिस डाल के बैठा है। अब जो बंदा ऑफिस डाल के बैठा है वो दिन भर टैक्स की ही प्रैक्टिस कर रहा है, उसको उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो, तुम उन बच्चों का पेपर बनाओ जिनको एग्जाम देनी है, तुमने भी जैसी एग्जाम दी थी वैसा, और तुमको भी 3-4 अटेम्प्ट लगे थे, हाँ अब मैं इनके भी लगाऊंगा। वो सीए अपनी सारी खुन्नस निकाल देता है कौन से पेपर के अंदर? टैक्स के पेपर के अंदर, क्योंकि उसको एक्सपर्टीज है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसकी एक्सपर्टीज से आप एक्सपर्टीज मैच कर पाओ, और एक्चुअली आपकी एक्सपर्टीज मैच क्यों नहीं हो पाती है? ही इज वर्किंग इन टैक्सेशन फील्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड यू आर, दिस सब्जेक्ट इज सो न्यू फॉर यू कि आपको अभी उसका प्रैक्टिकल अप्रोच पता ही नहीं है।
लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर लेता है कि यू नो एवरीथिंग प्रैक्टिकली, जबकि यू डोंट नो एनीथिंग प्रैक्टिकली, बिकॉज अभी तक तो आपने ऑफिस में काम। तो टैक्स का पेपर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड आता है, पर अंधे मामों में काना राजा है जीएसटी, क्योंकि टैक्स में अगर आपको कोई पास कराएगा तो कौन कराएगा? जीएसटी। आप ये चीज किसी भी सीनियर से पूछ लेना कि आप इनकम टैक्स के भरोसे पेपर देने गए कि जीएसटी के, हर बच्चा बोलेगा जीएसटी के भरोसे पेपर देने गया। और ज्यादा अच्छा स्कोर किस में करके लाया? जीएसटी में ज्यादा अच्छा स्कोर करके लाया, क्योंकि जीएसटी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स छोटा भी है और इजी भी है। इनकम टैक्स बहुत वास्ट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है। दो दो टीचर मिलकर इनकम टैक्स पढ़ा रहे हैं आपको, बेचारा मैं अकेला आदमी जीएसटी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप समझ सकते हो कि जीएसटी छोटा सब्जेक्ट है, इजी है, स्कोरिंग है। इनकम टैक्स उसके सामने बहुत ही बड़ा हाथी है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप में किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरे को खौफ हो सकता है, तो एक्चुअली इनकम टैक्स है, जीएसटी नहीं है। इनकम टैक्स से बच्चों को सबसे खतरनाक खौफ होता है। तो मेरे पास किस्मत से फॉर्चुनेटली दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बच्चों को समझ में भी आते हैं, बच्चों को मजा भी आता है और बच्चे उसमें स्कोर भी कर पाते हैं। सर अभी हम कौन सा स्टार्ट करने वाले? राइट नाउ आई कांट स्टार्ट जीएसटी, यू नो व्हाई? बिकॉज नवंबर 24 की एग्जाम देने वाले हो आप लोग। आपके ऊपर 30 अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट्स लगेंगे। यू हैव टू like you have to be updated and you have to constantly read all the amendments till 30th April 2024 for indirect taxes for GST. So अगर मैंने 30 अप्रैल के पहले जीएसटी पढ़ाया तो मैं आपको 30 अप्रैल तक के सारे अमेंडमेंट्स के लिए आपको पढ़ाया हुआ जीएसटी कटवाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा बेटा ये काटो, अब ये नहीं ये होगा, अच्छा ये काटो। और सर जब कटवाया ही था तो पढ़ाया क्यों? क्योंकि जल्दी क्यों पढ़ाया? जल्दी पढ़ा के गलती कर दूंगा मैं इसको। अगर मैंने जीएसटी अभी स्टार्ट कर दिया तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको अमेंडमेंट्स के लिए वापस से जीएसटी पढ़ाऊंगा। तो फिर क्या मतलब है डबल डबल बार जीएसटी पढ़ाने का? सर तो थोड़े से तो अमेंडमेंट आते हैं। आपको बता दूं पिछली एग्जाम के अंदर 75 पेजेस के अमेंडमेंट थे, मतलब 300-400 पेज की बुक में 75 पेज बदल दिए उन्होंने। तो भैया 25% अमेंडमेंट अगर उन्होंने पूछ लिया आपसे और 25% अमेंडमेंट आ गए, तो क्या मैं 25% सिलेबस वापस पढ़ाऊं बैठ के? तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। इसीलिए हम लोग पहला टारगेट यही करेंगे कि हम किसको खत्म करें? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। बीच में लगा कि सर अप्रैल निकल गया है, अब बहुत हो गया सर, कॉस्ट बहुत चैप्टर पढ़ लिए, 2-3 चैप्टर ही तो बचे, सर जीएसटी स्टार्ट कर दो। मैं जीएसटी स्टार्ट कर दूंगा, पर मैं अप्रैल के पहले नहीं कर सकता स्टार्ट। और मैंने आपको उसका रीजन बता दिया कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि मैं आपको अमेंडमेंट बाद में पढ़ाऊँ और मैं आपको अपडेटेड पढ़ाऊँ नहीं। मेरे लिए भी गलत हो जाएगा और आपके लिए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। So that's why we'll start with cost first, and now I am only and only talking about cost and management accounting. That is a 100 mark subject. सबसे पहले इसका एग्जाम में पेपर कैसे आता है? आई थिंक आप सबको पता होगा 30% MCQs है, पर मैं आपको नॉर्मल वेटेज बता दूं कि नॉर्मल वेटेज क्या है। तो इसमें 120 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स की थियरी है। ये थियरी हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन में आती है और महा बोरिंग है, और इसीलिए मैं इसको हमेशा आखिरी में पढ़ाता हूं एज ए बैकअप ऑप्शन। और जो भी बच्चा अच्छा स्कोर करता है ना, वो इसी के भरोसे करता है, क्योंकि थियरी में आप कितना भी लिख के आ जाओ, आप लोगों ने भी इंटरव्यू का सॉरी फाउंडेशन का पेपर दिया होगा, कैसे लिया है 99? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है थ्योरी के अंदर। किसी के थे ना 99 मार्क्स है हमारे यहाँ से बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, या किसी उसमें इसकी उस उधर वाली बैच में 99 आउट ऑफ 100 इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू था, एमसीक्यू था पूरा। हाँ यार, बाकी चलो जिसमें लिखना था थ्योरी में उसमें कितने आए? 70, 80, 40, 50? कभी भी नहीं देता इंस्टीट्यूट फुल मार्क्स, और प्रैक्टिकल में फुल मिलते हैं। मैथ्स में 100 में से 100 हैं, प्रैक्टिकल है फुल मिलते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको 90 ऊपर स्कोर करना है ना इस सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको पूरा फोकस इस पे करना है। इसको बैकअप ऑप्शन की तरह आखिरी में ही पढ़ना है, क्योंकि पहली बात तो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, दूसरी बात उसमें आप कितना भी अच्छा लिख लो, आपको वो 5 नंबर के क्वेश्चन में 2, 2.5, 3 से ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, नहीं देंगे, मैं अभी से बता रहा हूं। तो इससे बैकअप ऑप्शन, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि नहीं पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन इट्स बैकअप ऑप्शन, तो उसको बैकअप की तरह ही रखो, इसको मेन
मत बनाओ और पहले पूरा 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल अच्छे से कर लो। ऐसा कर लो कि आप बोलो सर मजा आ गया, अब थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सुनना चाहता हूँ कि आप बोलो कि थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल इतना अच्छा हो जाए कि आप बोलो सर इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि मेरे को क्यों करना है ऑप्शनल क्वेश्चन, मैं करूंगा ही नहीं, मैं पांचों के पांचों प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आऊंगा। So they will ask 100 marks practical and 20 marks theory. Of course, I will teach that 20 marks theory as well, but later, because वो theory अभी याद भी नहीं रहेगी पहली बार, दूसरी बहुत सारी theory हम practical के साथ ही cover कर लेते हैं। तो जब वो सब हो जाएगा तो आपको लगेगा हाँ यार बहुत सारी theory तो आपने practical के साथ ही पढ़ा दी, तो अलग से थोड़ी बहुत theory में आपका काम हो जाएगा। So that's why I am starting with practical part. अब सवाल आता है साहब इसको पढ़ना कैसे है? तो इसमें ना सिर्फ हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना है, और 3 चीज़ों में मैं आपको गारंटी देता हूं कि पेपर का एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा। पहला नोट्स, ऑफ कोर्स। दूसरा पास्ट एग्जाम, एंड थर्ड वन इज मॉड्यूल। सर तो इसमें क्या है, ये तो हम वैसे भी यही करते हैं, इसके बाद तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। फाउंडेशन में भी यही किया था, पहले क्या निपटाए होंगे, नोट्स, फिर क्या किया, आरटीपी एमटीपी निपटा ली, ठीक है वो नोट्स के, फिर क्या किया, फिर मॉड्यूल, फिर क्या किया। तो मुझे बता ये सब कैसे किया, मेरे को कोई बताएगा स्ट्रेटजी क्या थी? मतलब क्लास में जैसे आपने नोट्स कर लिए, रिवीजन करने बैठे होंगे लास्ट के 2 महीने, कोचिंग खत्म होने के बाद 1-1.5 महीने का आपने रिवीजन किया होगा, तब आपने ऐसे कोई चैप्टर उठाया तो क्या किया, पहले नोट्स कर लिए पूरे, हो गया क्लास, फिर क्या किया, आरटीवी एमटीवी फिर करा घर पे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगा होगा, आरटीवी एमटीवी में टाइम ज्यादा लगा होगा। क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया था, बहुत बढ़िया। मॉड्यूल उसके बाद, और पास्ट एग्जाम साथ में, आरटीपी एमटी के साथ में पास्ट एग्जाम निपटा लिए। हम इंटर में ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको सारा पास्ट एग्जाम, सारा मॉड्यूल और सारे नोट्स क्लास में ही पूरे करवाऊंगा, फिर मेरा चैप्टर खत्म मानूंगा मैं। मतलब आई विल प्रिपेयर ए प्रॉपर ई नोट्स, आपको दिखाता हूँ वो ई नोट्स कैसे होंगे। उस ई नोट्स में सिर्फ मेरा नोट्स नहीं रहेगा, मेरे नोट्स के सारे क्वेश्चंस, फिर मैं उसमें साथ साथ में सारे पास्ट एग्जाम्स और सारा मॉड्यूल जब तक खत्म नहीं कर देता तब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं मानूंगा मैं। ताकि आपको जब रिवीजन करना है तो आप ये मानो ही मत कि नोट्स अलग है, पास्ट एग्जाम अलग है और मॉड्यूल अलग है। क्योंकि होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। क्या आप पहले नोट्स निपटाते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप, थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम बाद आप मॉड्यूल उठाते हो, फिर थोड़े टाइम बाद आप पास्ट एग्जाम उठाते हो। आप रियलाइज ही नहीं कर पाते हो कि आप एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग जगह 3 अलग अलग बार कर रहे हो, और एक ही क्वेश्चन को 3 बार करके खुश हो गए कि मेरे को आ गया आ गया आ गया, जबकि बेवकूफ तूने किया क्या है, तूने एक ही क्वेश्चन को 3 बार कर लिया, जबकि वो क्वेश्चन 3 बार होना चाहिए था कि एक ही बार होना चाहिए था। जब एक बार में पूरा आ गया तो दूसरी बार और तीसरी बार करने की जरूरत। और इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आप सुनना सब लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको नोट्स कैसे मैं ई नोट्स देता हूँ, उससे बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। हम्म, एक मैं गूगल ड्राइव से निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मैं करता क्या हूँ, जैसे मैंने एक बच्चे को मई 24 के एग्जाम का पेपर है, जैसे ये रहा मई 24, तो मैं आप लोगों को एक फोल्डर का लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव पे, जिसका नाम है, आपका अटेम्प्ट आ जाएगा नवंबर 24। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे पूरे ई नोट। जैसे मैं एक चैप्टर खोल लेता हूँ, चैप्टर का नाम ले लेता हूँ मैं प्रोसेस कॉस्टिंग। ये पीडीएफ आपको पूरा का पूरा मैं दूंगा, जो जो क्लास में बनाऊंगा रोज अपडेट होगा। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने जो हैंड रिटन पूरा का पूरा लिखा हुआ है वो लिखना मिलेगा, वो तो आपको आई थिंक फाउंडेशन में मिलता होगा, जो टीचर लिखता रहता होगा
वो आपको मिलता जाता होगा कि ये कॉपी में आपको नोट करने के लिए कुछ रह जाए तो। ना केवल ये, इसी के साथ ये नोट्स एक में डाउनलोड हो जाए तो वो करने के बाद मैं इसमें सारा का सारा मेरा नोट्स का पीडीएफ अटैच कर दूंगा, और इसी पीडीएफ के अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराते जाऊंगा। आई विल शो यू, एक सेकंड, वो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाए। वो डाउनलोड हो रहा है, स्टिल इन प्रोसेसिंग, जस्ट अ सेकंड। हो गया डाउनलोड, यस। देखो, अब ये जैसे ही मैंने प्रोसेस चालू किया, एक चैप्टर का नाम है, मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल्स कराने चालू किए। एग्जाम्पल्स के बाद ये सब ई नोट्स में आपको रोज अपडेट होके मिलेगा। ये चैप्टर की स्टार्टिंग आ गई, यहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया और उसके सॉल्यूशन यहीं पे स्टार्ट कर दिए। मतलब क्वेश्चन लूंगा, यहीं पे उनको सॉल्व कराना चालू कर दूंगा। जब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अब वो मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे ये पता है कि जैसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वैसा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में कौन से नंबर पे कहाँ पे है। तो मैं आपको उसी समय वो क्वेश्चन डाउनलोड करके शीट में वहीं की मैं अटैच कर दूंगा और बोलूंगा देखो जैसा मैंने क्वेश्चन 1 कराया, सिमिलर क्वेश्चन मई 2000 एग्जाम में क्वेश्चन 3B के नाम से आया हुआ है। अगर वो क्वेश्चन थोड़ा अलग हुआ तो मैं क्लास में करा दूंगा, एग्जैक्ट सेम हुआ तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लो। अब आपको पता रहेगा क्वेश्चन 1 और मई 2018 का क्वेश्चन नंबर 3B डिक्टो सेम है। अब आपको सेकेंड टाइम रिवीजन में दो नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है। हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं, पहले पूरे नोट्स करते हैं, फिर बैठ के पूरे पास्ट एग्जाम निपटाते हैं। आपको रियलाइज ही नहीं हो पाता है कि आप एक ही क्वेश्चन को 3-3 बार करके बैठ रहे हो और तीनों बार आपको एक ही जैसा आ रहा है। कोई ग्रोथ का है, अपडेट क्या क्या अपडेट हुआ, वहीं कहीं तो सॉफ्टवेयर खड़ा है, सेम चीज को 3 बार निकाल दिया आपने बस। तो भैया नई वेराइटी के क्वेश्चंस का टाइम कहाँ बचेगा? एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू डू ए वेरी सिंपल प्रोसेस, एंड दैट इज आई कॉल फनलिंग। फनलिंग करते चलो। फनलिंग क्यों करते चलो? मेरे पास कॉस्ट में कराने के लिए 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन करा सकता हूं मैं आपको कॉस्ट के अंदर। मैंने खुद ने फनलिंग करके उसको 300-400 क्वेश्चन पे शिफ्ट किया है, और 300-400 क्वेश्चन में क्लास में कराऊंगा। आपको उसको फनलिंग करते 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 इतने कम क्वेश्चंस पे आना है कि आप 1.5 दिन के अंदर पूरा का पूरा कॉस्ट रिवाइज कर पाओ। You don't have that much time to revise this subject, and subject is very vast. So what you need to do is you need to apply this methodology of funneling, and not only in this subject, I think it should be applied in each and every subject of CA Inter, because CA Foundation से CA Inter में सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपके 4 सब्जेक्ट के बराबर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। आपको मजाक लग रहा होगा, पूछना इनकम टैक्स और जीएसटी आपके 4 सब्जेक्ट के बराबर का एक सब्जेक्ट है। मतलब आपके फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट मिला लो ना, उतना बड़ा अकाउंट्स और कॉस्ट है। तो और टाइम आपको उतना ही मिल रहा है जितना फाउंडेशन में मिला था पढ़ने के लिए। सो आपको 1.5 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है। क्या 500 क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे? इम्पॉसिबल। सो यू नीड टू अप्लाई दिस प्रोसेस ऑफ फनलिंग, एंड दिस विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग द रिविजन्स। फर्स्ट स्टेज से मैं अप्लाई कर दूंगा, मैं आपको बताते जाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर आते जा रहे हैं, ताकि आप लोग उसको कट करते जाओ। मैं उसको बोलता हूं निंटेंडो क्वेश्चंस। निंटेंडो, निंटेंडो का फुल फॉर्म है नो नीड टू डू। एक गेम आता है निंटेंडो, तो मैंने उस नाम पे रख दिया, पर ये गेम नहीं है। ध्यान रखना, निंटेंडो मींस आपको क्वेश्चंस करने ही नहीं है। तो मैं एक पूरी लिस्ट दूंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने। आपको भी उसकी फनलिंग करते जानी है, और इतने कम क्वेश्चंस पे आना है कि आप एक चैप्टर को 2 घंटे में रिवाइज कर पाओ, क्योंकि आपके पास 12 से 13 चैप्टर है कॉस्ट के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 दिन के अंदर मान के चले तो 30 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। आप इफेक्टिवली उसमें 24 से 25 घंटे पढ़ पाओगे। 25 घंटे में अगर आपको 12 चैप्टर निपटाने, मतलब एक चैप्टर के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। जिस चैप्टर को हम 10-10 दिन तक पढ़ते हैं, चैप्टर आपको हमें 2 घंटे में खत्म करना है। यानी इमेजिन वो कैसे होगा? वो एक ही प्रोसेस से होगा कि आपको आपके रिविजन्स के थ्रू आपके सिलेबस को शॉर्ट करते जाना है। इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको मार्क कराऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से नहीं करने। ये मेरा लेवल हो गया। अब आपको मार्क करना है कि मैंने जो 10 क्वेश्चन बताए हैं उसमें से किन 6 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपने आराम से कर ली है। तो उनको भी आप हटा सकते हो कि ठीक है ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, इन 4 में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो चलो इन 4 को मैं एक और बार कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपका जजमेंट और मेरा एक्सपीरियंस दोनों मिलके हम इस सिलेबस को इतना श्रिंक कर देंगे कि आप 1.5 डे में पूरा का पूरा सिलेबस निपटा पाओगे। और इसमें मैं एक चीज और बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक। वो चेरी ऑन द केक क्या है, मैं आपको दूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर।
या पुरानी एग्जाम का, पर नई एग्जाम का भी ऐसा कैसा बना के दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एनालिसिस दूंगा, कौन से चैप्टर से कौन से पेपर में कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद मैं आपको एक कैटेगराइज करके दूंगा कि कौन सा ए कैटेगरी का चैप्टर है, कौन सा बी है और कौन सा सी है, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। उसके बाद मैं आपको एक आईएमपी फॉर्मूले की शीट दे दूंगा पूरी, कि ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं हर चैप्टर का आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रक्चर दूंगा कि कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के और नोट्स के मैच हो रहे हैं और किन किन क्वेश्चंस को करना ही नहीं है। आप एग्जाम के पहले अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस भी करके चले गए तो गारंटी के साथ आपको पेपर में ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता है। क्योंकि मैं देखो, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है प्रॉब्लम पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम परफॉर्म करने में। पढ़ा सबने था फाउंडेशन में, कुछ बच्चे जो पढ़े थे वैसा परफॉर्म कर दिए, कुछ बच्चे से जो एक्सपेक्टेड था उतना परफॉर्म नहीं करे, पास हो गए लेकिन मार्क्स सर जितने एक्सपेक्टेड थे उतने नहीं आए। एग्जाम के पेपर के एक दिन पहले घबरा गए, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, जबकि पहले सब कुछ आता था। सर मॉक बहुत अच्छे से दिया, टेस्ट बहुत अच्छे से दिया, एग्जाम में मामला बिगड़ गया। हुआ है बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि परफॉर्म करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम तैयारी करना। परफॉर्मेंस के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको एग्जाम के एक दिन पहले की पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए कि एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। ऑफ कोर्स वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको उसको प्रॉपर अप्लाई करना है। अगर आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी तो इसीलिए 100 में से 100 बच्चे स्कोर करते हैं, 99 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं। उसका कारण ही ये है कि बच्चे परफॉर्म कर पाते हैं सब्जेक्ट के अंदर, और परफॉर्म इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी प्रॉपरली इफेक्टिव हो जाती है। तो आपको भी एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। उस स्ट्रैटेजी में आपको 1.5 दिन में कैसे सब्जेक्ट खत्म करना है, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए। और ये 11th-12th फाउंडेशन का सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट के बराबर इंटर का एक सब्जेक्ट है। तो आप इमेजिन कर लेना कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है और कैसे उसको 1.5 डे के अंदर हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो फोकस नोट्स, मॉड्यूल, प्रैक्टिस, एग्जाम, पास्ट एग्जाम, इन्हीं पे रखना है। और साथ में एक फनलिंग मेथोडोलॉजी लेते हुए हमें एक स्ट्रैटेजी बना के लास्ट डे के लिए तैयारी अभी से करनी चालू करनी है। पहले दिन से हम तैयारी कौन से दिन के लिए कर रहे हैं? आखिरी दिन के लिए कर रहे हैं। दिन एक ही है, वो ही 3 घंटे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस करना है, उसके लिए तैयारी अभी से चल रही है और ये तैयारी चलेगी। और उसी दिन को थॉट में रख के, दिमाग में रख के आपको तैयारी करनी रहेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये तो हो गई कि कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या स्ट्रेटजी मैं फॉलो करूंगा। लेकिन अब हम बात कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता ही दी है, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सर ये ड्राइव आप हमको देंगे? डेफिनेटली, जैसे ही थोड़ा बहुत हम लोग कर चुके होंगे कवर, मैं आपको गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा। रोज के रोज जो मैं लिखता हूँ वो नोट्स के रोज नोट्स आपको अपडेट होके उस गूगल ड्राइव पे मिलते रहेंगे। तो आपने अगर कुछ छोटा छोटा भी है, कुछ रह भी गया है, तो वहां से उसको इजीली लिख के कवर अप कर सकते हो। डन? एनी प्रॉब्लम प्लीज बता दीजिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, मुहूर्त भी एक नंबर है, 1:41 हुआ है, एक शानदार मुहूर्त पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कहाँ से चालू कर रहे हैं साहब? हमारे सब्जेक्ट की बात चालू करते हैं। एंड द फर्स्ट वर्ड that we need to discuss is cost. गेट लगा दे भाई। चलो, फर्स्ट वर्ड that we need to discuss is cost. अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, 10 दिन बाद ऑफलाइन ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल तकलीफ नहीं है भाई, तो कभी भी आ जाओ ऑफलाइन, हमको कोई तकलीफ होनी नहीं है। ठीक है, और किसी को कोई तकलीफ? पूछ लो। एक बच्चा पूछता है सर बिस्तर पे बैठ के पढ़ सकते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और लेट्स बिगिन। वी आर स्टार्टिंग विद दिस। एक सिंगल वर्ड को मैंने ट्रैक किया है, एक सिंगल वर्ड के बारे में हम बात करने वाले, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड कॉस्ट। पहला आंसर मैं देता हूं, कॉस्ट को हिंदी में लागत बोलते हैं। तो कोई बच्चा अगर ये बोले कि कॉस्ट मतलब क्या, तो लागत, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कॉस्ट को हिंदी में लागत बोलते हैं। मैं आपसे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछूंगा, मैं आपसे इसका मतलब पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? सिंपल भाषा में समझाना। मैं वो 3 इडियट्स वाला प्रोफेसर नहीं हूँ, इसको मशीन की प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। मुझे वही आंसर चाहिए जो आमिर खान ने दिया था, वैसा ही आंसर चाहिए। तो जल्दी मेरे को फटाफट बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लगेगा? पहला आंसर आ रहा है, किसी चीज को बनाने में कितना पैसा लगेगा। जी, पीछे कुछ
बेचने तक कितना पैसा लगेगा, ओके मतलब बेसिकली प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, बनाने में कितना पैसा लगेगा। और ऑनलाइन आ रहा है अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्ट, ओके एनीथिंग एल्स जी? एक्सपेंसेस आते हैं वो सब कॉस्ट होंगे, ओके एनीथिंग एल्स? और कुछ? चले एक काम करते हैं, सुन तो लिया मैंने डेफिनेशन, अपन एक प्रैक्टिकल देखते हैं कुछ भी चीज को खोल के, और सुनना ध्यान से, मैं कुछ दिखाता हूं आपको। अपन इसकी शॉपिंग कर लेते हैं ऐसे ही, है ना? ये बैग है ना? ये ब्रांड शायद आपने देखा होगा, राजवाड़ा में मिलता है ना? तो राजवाड़ा पे वो लिखा रहता है ना, बेल्ट मिलते हैं ऐसे एलवी, और मैं छपरी लड़कों को देखा है ऐसे लगा के, है ना, पतली पतली टांगों के साथ एलवी का बेल्ट लगा के घूमते हैं, है ना, मस्त। पैंट ऊपर करके, आधा पैर, एक पैर की पैंट नीचे, एक पैर की पैंट ऊपर, है ना? सही है। नाम सुना है इस ब्रांड का? लुई विटॉन, है ना? ये जो लुई विटॉन ब्रांड है, इसका बैग आप लोग देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन भी आई थिंक सबको दिख रहा होगा। दिस बैग इज ऑफ ए नॉर्मल हैंडबैग साइज, मतलब लेडीज को तो पता ही होगा कि बैग का साइज क्या है, वो तो दूर से पहचान लेती है, अच्छा हमारे काम की चीज है, बहुत बढ़िया। तो ये एक नॉर्मल हैंडबैग है, और ये हैंडबैग कितने का होगा? 3,000, 3,15,000 रुपए का है, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 3,500 यूरो का है। क्या है, 1 यूरो 100 रुपए का, क्या है, इन 200, 3 लाख बस, चले 3,15,000 का बैग है साहब ये। और ये सोने का होगा? सोने का नहीं, सोने का भी नहीं है, कपड़े का ही है, लेदर का ही है, कोई सोना नहीं लगाया कहीं भी। आप मुझे बताओ, ये बैग दिख रहा है आपको, एक बेसिक सेंस में मुझे बताओ इसकी कॉस्ट क्या आई होगी? कितनी आई होगी? अच्छी क्वालिटी का है ना, अच्छी क्वालिटी का चलता है, 4-5 साल कुछ भी नहीं होता है। 5,000? कुछ बच्चे बोल रहे 2,000, 5,000, 10,000? यस। देखो यही फर्क है, 11 12th और फाउंडेशन और इंटर में आने के बाद यही बहुत बड़ा फर्क है। आप कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। आपने मुझे बोला था कि कोई भी चीज़ की कॉस्ट होती है उसको बनाने से लेके उसके बेचने तक का खर्चा, और जैसे आपने बैग देखा, आपने बोला यार मैं खरीदती तो ये तो 10,000 में मिल जाता, 5,000 में मिल जाता। एक मिनट, आप बहुत बड़ी कॉस्ट लुई विटॉन ब्रांड की भूल रहे हो। आपने एलवी के बैग को देखा और आपने बोला यार क्या लगा, लेदर लगा, 2-1 हज़ार रुपए का लेदर होगा। वैसे बता दूं ये लोग ओरिजिनल लेदर यूज ही नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ एनिमल राइट्स एंड एवरीथिंग, सो इट्स एन आर्टिफिशियल लेदर। अच्छा बेल्ट लगा, ये लगा, वो लगा, कारीगरी लगी, लेबर लगा, कितने लगे होंगे? फर्स्ट कॉपी आता है 2,000 में, ओरिजिनल आता होगा 10,000 में, बन जाएगा 10 में। मैं आपको बता दूं, आप फिर सिर्फ बनाने तक रुक गए। बोला आपने, बोला कि बनाने से लेके, और लेकिन जब मैंने आपसे कॉस्ट पूछी तो आप कहाँ रुक गए? बनाने पे रुक गए, आप आगे नहीं बढ़े, क्योंकि पता था आपको कि सिर्फ बनाने की चीज कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट तो बनाने से लेके। लेकिन जब मैंने पूछा कि ये बैग कितने का, तो आपने बोला 5,000 का, 10,000 का। आपको बता दूं, एलवी को जितना बैग को बनाने में खर्चा नहीं आया होगा ना, उससे कई गुना कॉस्ट एलवी की क्या ही होगी, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग कॉस्ट है। मैं आपको उसका शोरूम दिखाता हूँ। ये एलवी का सिंगापुर का शोरूम है, और ये एक फ्लोटिंग शोरूम बोलते हैं इसको, बिकॉज इट इज ऑन दी वाटर, इट इज फ्लोटिंग ऑन दी वाटर ऐसा बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज, इट इज इन ए एरिया विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सिंगापुर की सबसे मेन एरिया है, मरीना बे एरिया बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपने वो एक होटल देखा होगा, मरीना बे करके एक जहाज वाला होटल बना हुआ, मरीना बे सेंट्स, बे एरिया बोलते हैं, जहाँ पे वो लॉयन से पानी निकलता है ना, वो एरिया है। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एरिया में एक है, वहां पे इसके पास 10 फ्लोर का शोरूम है, कोई पानी में तैरता हुआ। आई वेंट टू दिस शोरूम, ऐसे देखने गया था मैं कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, पूरे शोरूम में इतना सामान रखा है जो इस हॉल के अंदर भी आ जाए, उसके लिए उन्होंने 10 फ्लोर का शोरूम बना रखा है।
मतलब दूर दूर, एक जूता यहाँ है, एक नहीं जूता साथ में ही है, दो जूते यहाँ हैं, एक पेयर वहाँ है, एक बैग वहाँ है, एक टी शर्ट वहाँ है, एक यहाँ है, मतलब बहुत स्पेशियस। और उनका एक फ्लोर तो सिर्फ वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम क्यों है? क्योंकि वो लोग बिना सेल्समैन के ऐसे विंडो शॉपिंग करने नहीं देते। आपको अंदर जाके अगर देखना है तो आपके साथ एक सेल्समैन, जब तक वो सेल्समैन ऑक्यूपाइड है तब को बाहर रिसेप्शन पे बढ़िया बैठाएंगे, वाइन वाइन पिलाएंगे, आपको शैंपेन पीनी शैंपेन पिलाएंगे, आपको जूसेस लेने जूसेस खाओ, कैफेटेरिया फ्री कैफेटेरिया बना हुआ है, पर बाहर बैठो। जैसे सेल्समैन फ्री होगा आपको लेके जाएगा, पूरी बिलिंग कराएगा, आपको बाहर तक छोड़ने आएगा। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रोडक्ट ही 3-4 लाख का ले रहे हो। तो क्या एलवी आपको सिर्फ 10,000 का बैग दे रही है क्या? आप 10,000 तो सिर्फ बनाने की कॉस्ट को देख रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि शोरूम का कॉस्ट क्या लगा होगा। एलवी एक ब्रांड है जो आपको रिच फील करवाता है, तो रिच फील कराने के लिए उन्होंने जो खर्चा किया है ना, अल्टीमेटली है तो वो भी तो प्रोडक्ट कॉस्ट ही है। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है? यस ऑफ कोर्स है। आप नहीं बोला था बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा, तो क्या है बेचने का खर्चा नहीं है? लेकिन सर जब हमको प्रैक्टिकली आपने पूछा तो हमने तो बोला 10,000 में बन जाएगा। 10,000 में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। 10,000 में सिर्फ बनेगा, उसके बाद उसको बेचने का खर्चा कितना लगेगा? सर ये तो ठीक है, आपको बता दो इनकी जो ब्रांडिंग करने वाली मॉडल्स होती है, कोई छोटी मोटी मॉडल से ब्रांडिंग नहीं कराते हैं। आपने नाम सुना होगा बेला हदीद, हदीद सिस्टर, जीजी हदीद, या जैनर सिस्टर्स, वो लोग इनकी मॉडलिंग करते हैं और इनके फैशन शोज में बैग्स को कैरी करते हैं, ब्रांडिंग और एंडोर्समेंट करते हैं। क्या पैसे लेते हैं वो लोग? $25 मिलियन पर शूट। एक बार फोटो खिंचवाने के $25 मिलियन। समझ रहे हो ना आप? तो जस्ट इमेजिन कि ये लोग कितना एक्सपेंसेस ब्रांड को बड़ा करने और खड़ा करने के लिए लगा रखा है उन्होंने। इसका मतलब एक चीज समझना, अगर आप ये इमेजिन करके चलो ना प्रोडक्ट को देख के कि यार इसको तो इतने बना लेंगे, तो आप में और आपकी मम्मियों में कोई फर्क ही नहीं बचा। मम्मी में एग्जाम्पल बताता हूँ, मम्मी को किसी बड़े होटल में ले गए कभी खाना खिलाने के लिए, या मम्मी गई है आपके साथ बड़े होटल में खाना खाने के लिए, उसका मेन्यू कार्ड मम्मी ने देखा है? और मम्मी ने मेन्यू कार्ड देखने के बाद क्या बोला कि ये तो मैं घर में 50 रुपए में बना लूँ? मम्मी ने जो 400 रुपए की पनीर की सब्जी मेन्यू कार्ड में देखी, उसको देखते ही क्या बोला कि घर में तो मैं सब्जी 400 में तो पूरे मोहल्ले को खिला दूं मैं, है ना? क्यों? क्योंकि मम्मी अगेन वही देख रही जो आपने देखा। वो भूल गई कि वो जहाँ बैठी है उसके पैसे भी तो सब्जी में ही देने पड़ेंगे। जो ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही है उसके पैसे कहाँ से लेंगे? सब्जी से। अच्छा, वो वेटर आके आपके यहाँ हाथ तक धुला के जा रहा है, मुझे बताओ, करना कुछ भी नहीं है, यूं बैठ गए अपन तो आके प्लेट भी वो ले जाएगा, हाथ भी वो उठा के धुलवा देगा। ठीक है, हाथ ही मत उठाओ आप, तो वो हाथ लेगा और डुबको के पोस्ट के दे देगा आपको। ठीक है, पॉइंट ये है कि वो आपको इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है कि आप उसके पैसे नहीं दोगे? दे रहे हो। किस में दे रहे हो? पनीर की सब्जी में। लेकिन मम्मी को तो दिखता है कि यार 400 रुपए की सब्जी में पनीर तो 20 रुपए का भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मम्मी को भी वही दिख रहा है जो आपको दिख रहा है कि लगा क्या बनाने में। मम्मी भूल गई कि इसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट होती है, क्योंकि कंपनी अल्टीमेटली किससे ले रही होती है? कस्टमर से। आई हैव वन वन वेरी गुड एग्जाम्पल। और ये हमारे, पता है आपको मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बताऊं, आप लोगों को लगता है कि हमारे इंडिया में कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं, समझदार बुद्धि वाले लोग बहुत कम है। एक्चुअल बता रहा हूँ, आप अभी तो ठीक है, अभी तो आप बच्चे हो, आप इतना बाहरी दुनिया से जुड़े हुए नहीं हो। हम लोग जब प्रैक्टिकल देखते हैं ना हमारे क्लाइंट्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे मिलने वाले लोगों को, तो हमको लगता है कि समझदार इंसान की बहुत कमी है दुनिया में, बहुत कमी है, और उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। क्या हुआ है, एक बच्ची को एक बीमारी थी, और उस बीमारी का इलाज, वो इतनी रेयर डिसीज थी कि दुनिया में शायद 100 लोगों को होगी। उस बीमारी का जो इंजेक्शन आता है ना, वो इंजेक्शन एक अमेरिका की यूएस की कंपनी बनाती है, जिसका इंजेक्शन था 16 करोड़ रुपए का। 16 करोड़ एक इंजेक्शन की बॉटल कितने की थी? कोई वैक्सीन होगा उसका, कितने का इंजेक्शन था वो? 16 करोड़ रुपए का। क्राउड फंडिंग करके उन्होंने वो इंजेक्शन इंपोर्ट किया। पर जब ये क्राउड फंडिंग हुई तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे आया होगा। अब सोशल मीडिया पे उस कंपनी के लोगों ने बुराई करना चालू कर दी
कि क्या ये बिल्कुल हैवान है, कंपनी का मालिक हैवान है, कंपनी ये है। और ट्विटर पे जो ट्रेंड हुआ, एक बार एक गधे ने डाला, उसको हजारों लोगों ने रिट्वीट कर दिया और वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गया कि भैया कैसे हो सकता है कि एक इंजेक्शन 16 करोड़ का हो, लगा तो उसमें कोई केमिकल ही ना, कोई कोई मार्स से या कहीं वीनस से थोड़ी लेके आए केमिकल, लगा तो इंडिया में ही ना, ये वो फलाना ढिमका, ये सब करके उन्होंने डाल दिया। समझदार व्यक्तियों की कमी है। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। उस कंपनी ने उस इंजेक्शन को बनाने के लिए 5 से 7 सालों तक तो रिसर्च लैब में रिसर्च करी होगी, और उसके बाद उसका लाखों करोड़ों रुपए करके क्या लिया होगा? पेटेंट। मान लो इस सब में कंपनी ने 500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यूएस में है, ऑफकोर्स वहाँ लैब खोलना, वहाँ पे पैसे देना, वहाँ पे 5 साल तक रिसर्च करना, 500 करोड़ रुपए कंपनी ने लगा दिए, और उनको पता है दुनिया में ग्राहक ही 100 हैं। मतलब अल्टीमेटली इस रिसर्च का पैसा बांटने के लिए ग्राहक कितने हैं? 100। उसमें से खरीदेंगे कितने? 16 करोड़ का इंजेक्शन कितने लोग खरीद लेंगे? 50। मुझे 100 के 100 बीमार लोग क्या 16 करोड़ का इंजेक्शन खरीद पाएंगे क्या? क्राउड फंडिंग हर जगह थोड़ी हो। कितने कस्टमर बचे हैं? 50। 500 करोड़ की रिसर्च कॉस्ट को 50 कस्टमर बांटो, 1 करोड़ पे कितने एक कस्टमर पे कितना आता है? 500 करोड़ को, अरे मैथ्स क्या पढ़ के आगे भूल गए क्या सब? 500 करोड़ को 50 कस्टमर बांटूंगा, एक पे कितना आएगा? 10 करोड़ तो उस कंपनी ने एक कस्टमर पे रिसर्च कॉस्ट खर्च कर दिए, और आप बोल रहे हो 16 करोड़ का इंजेक्शन ज्यादा का हो गया। अरे 10 करोड़ तो उसने बनाने के पहले लगा दिए उस पर। लेकिन क्या करें, समझदार लोगों की कमी है। पूरा जो रिट्वीट चालू हुआ तो हर आदमी खिलाफ हो गया, गलत है गलत है गलत है। अबे कॉमन सेंस लगा गधे, 10 करोड़ तो उसने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पे खर्च कर दिए, बनाने पे लगे होंगे, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, प्रॉफिट भी कमाए। फार्मा कंपनी है, प्रॉफिट कमाएगी कि नहीं कमाएगी? कमाएगी, ऑफ कोर्स कमाएगी। एक और एग्जांपल है मेरे पास। एक एक्टर था, ये सब रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक एक्टर था, उसने ताज होटल में जाके एक बनाना ऑर्डर किया, केला खाया साहब। कहाँ कहाँ जाके? ताज होटल में। उसने बिल दिया 500 रुपए प्लस जीएसटी दिया, 500 रुपए का केला। उस एक्टर ने ट्वीट कर दिया, वाह ताज वाह, 500 फॉर ए बनाना। 5 रुपीज बनाना के लिए कितने ले रहा है? 500 रुपए। और लोगों ने कहा हाँ गलत है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, ट्वीट पे चालू हो गया सब कुछ। अबे गधे, तू कहाँ बैठ के बनाना खा रहा है? पहली बात, ताज के रूम में बैठ के बनाना खा रहा है। तेरे को अगर 5 रुपए का केला चाहिए था तो कहाँ खाना चाहिए था? ठेले पे जाके। तो ताज के होटल में जाके बनाना ऑर्डर कर रहा है, और उसके बाद तेरे तू बोल रहा है 500 रुपए ज्यादा है। अबे जो आदमी तेरे को केला लाके दे रहा है ना, बनाना काट के लाके दे रहा है ना, उस आदमी की सैलरी लाख रुपए महीना है। जो आके आपको लाके दे रहा है, काट के दे रहा है, दे रहा है, और आप किस एम्बियंस में बैठ के खाना खा रहे हो, तो आप कैसे बोल सकते हो 500 रुपए ज्यादा है? प्रॉब्लम ये है कि सब आदमी को वही दिखता है जो एक्चुअली दिखता है। आपको बैग में सिर्फ क्या दिखा? जो आपने देखा कि अच्छा ये लगा। आप भूल गए डेफिनेशन क्या बोलती है, सिर्फ बनाने का नहीं, बेचने का खर्चा कहाँ से लेगी कंपनी? कस्टमर से। रिसर्च का पैसा किससे लेगी कंपनी? कस्टमर से। क्वालिटी का पैसा किससे लेगी कंपनी? कस्टमर से। मेरे को एक हिंदी मुहावरा याद आ रहा है इसका, तेल तो तिल्ली में से ही निकलेगा। तिल्ली कौन है? कस्टमर। और तेल है पैसा। मतलब अल्टीमेटली अगर तेल निकला है तो मशीन में से निकला है कि तिल्ली में से निकला है? दिल्ली में से निकला है। इसका मतलब अगर कंपनी ने कोई प्रोडक्ट पे कॉस्ट खर्च की है, चाहे वो बनाने की हो, रिसर्च की हो, क्वालिटी की हो, बेचने की हो, पैकिंग की हो, पैकेजिंग की करी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऑफिस का रेंट हो, सेलिंग खर्चे हो, सेल्स मैनेजर हो, कमीशन हो, एडवर्टीजमेंट हो, मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, सब कंपनी किससे लेगी? अपने कस्टमर से। मतलब डेफिनेशन इतनी जनरल है कि मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ कि कॉस्ट मतलब क्या? कॉस्ट मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे किया गया कोई भी खर्च, क्योंकि हर चीज कंपनी को किससे वसूलना है? अपने कस्टमर से। बनाने की कॉस्ट, बेचने की कॉस्ट, रिसर्च की कॉस्ट, इतना दिमाग नहीं लगाना। मैं क्या बोलूंगा, किसी भी प्रोडक्ट पे किया गया कोई भी खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और अल्टीमेटली कंपनी उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के प्राइस वसूलेगी। और अब प्रैक्टिकली मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लेके बता ही दिया कि कंपनी सबका पैसा लेती है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, चाहे वो डिजाइनिंग का हो, चाहे वो ब्रांडिंग का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो क्वालिटी का हो। हर चीज का पैसा लगता
है और कस्टमर से ही लिया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए साहब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर अपन लिखते हैं वो लाइन जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं। लिखिए व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन आंसर दिया भी था इस चीज का। एनी अमाउंट और एक्सपेंसेस spent on any product or services will become part of its cost। इतनी बेसिक भाषा में हमने लिखा है, कोई भी पैसा जो मैंने आपके ऊपर खर्च किया है वो आपकी कॉस्ट है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, उनके लिए आप एक प्रोडक्ट हो, आप उनके लिए एक प्रोडक्ट हो जो आज नहीं तो कल मार्केट में बिकेगा, है ना, और इतने सालों का खर्च वसूला जाएगा। ठीक है, तो आपके घर वाले आपकी मम्मी के पास एक डायरी निकल जाए जिसके अंदर आपसे पैदा होने से लेके आज तक का क्या लिखा हो, सारा खर्च, चाहे वो कपड़े खरीदने से लेके शॉपिंग पे जाने से लेके घुमाने से लेके पढ़ाई के खर्चे से लेके हर चीज है। तो अल्टीमेटली किया तो आपके ऊपर है ना। तो जब आप 25 साल के हो जाओगे तब आपको ताना पड़ेगा कि सोच, शर्म नहीं आती तेरे को, 25 साल तक बड़ा किया, तेरे ऊपर लाखों करोड़ों रुपए, मम्मी डायरी निकालेगी 26 करोड़ 15 लाख 16,000 रुपए खर्च किए, है ना, अब तू निकाल। फिर वो बोलेगे अच्छा कमा के ले जा रहा, चलो ठीक है हमको घुमाने ले जा, फिर शादी कर, हम जिस लड़की से बोले उससे शादी कर ताकि वहां से भी कुछ आ जाए, है ना। ठीक है, तो रिकवरी चालू हो जाएगी। 25 तक उनका खर्चा है, 25 के बाद उनकी रिकवरी चालू हो जाएगी। ठीक है, सो वैसे ध्यान रखना है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे हम कोई भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, दैट विल बिकम पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट। नाउ नेचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको ये देखना है क्या वो खर्चा प्रोडक्ट पे हुआ है, क्या वो खर्चा प्रोडक्ट के बनाने, बेचने, रिसर्च, क्वालिटी, कुछ भी हो, प्रोडक्ट पे किया गया खर्चे तो आप उसे कस्टमर से ले सकते हो, आपका हक बनता है कि आप उसे कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। पर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है इसके अंदर, क्या क्या चीजें कॉस्ट में आएगी, क्या क्या चीजें कॉस्ट में नहीं आएगी, किन किन को हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, किन को हम कॉस्ट में एक्सक्लूड करेंगे, वो सारी चीजों की हम लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे हम कल। आज का हमारा लेक्चर ज्यादा लंबा था ही नहीं, एक ओरिएंटेशन लेक्चर था, फिर भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा बहुत आपको आज नया सिखा के भेजूं। तो ध्यान रखना व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कल हम इसके एग्जैक्ट इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स की लिस्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।